प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। इन दिनों आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए हम कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं और कक्षा 11 के काव्य खंड से आज हम दुष्यंत कुमार को पढ़ रहे हैं। ये पुस्तक है कक्षा 11 की पुस्तक आरोह, और आज हम जिस कवि को पढ़ रहे हैं वो प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार के परिचय से हम देखना शुरू करते हैं। पहली बात हमारे लिए जानने जैसी है कि हिंदी में गजल कविता की मुख्य धारा नहीं है। गजलें बहुत कम लिखी गई हैं हिंदी में। आधुनिक हिंदी कविता में गजल छंद का बहुत कम प्रयोग हुआ है, पर कोई गजल संग्रह अगर प्रसिद्ध है तो दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है, जिसका शीर्षक है साय में धूप। दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह साय में धूप सर्वाधिक प्रसिद्ध गजल संग्रह है हिंदी में। और साय में धूप के एक शेर से ये पाठ आरंभ हो रहा है। ये बहुत प्रसिद्ध शेर है उनका। उन्होंने लिखा है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, यदि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आग मेरे सीने में नहीं हो तो तुम्हारे सीने में हो, कहीं भी हो पर ये आग होनी चाहिए। ये आग का अर्थ है व्यवस्था परिवर्तन की इच्छा। जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको परिवर्तन करने की इच्छा किसी के हृदय में तो होनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार का बहुत प्रसिद्ध शेर है। तो देखना शुरू कीजिए। दुष्यंत कुमार, उनका जन्म 1933 में राजापुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश का एक बिजनौर जिला है। उनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साय में धूप उनका बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। गजल संग्रह है तो नाम हमको याद रखना ही है। जलते हुए वन का वसंत, ये भी उनका काव्य संग्रह है। एक कंठ विषपायु उनका गीति नाट्य है। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है गीति नाट्य। दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषपाई। आप प्रसंगवश बता दे रहा हूं कि गीति नाट्य क्या होता है। गीति नाट्य असल में एक नाटक होता है जिसके संवाद गीतों के रूप में हो, संवाद काव्य के रूप में हो या गीत के रूप में हो, उस नाटक को हम गीति नाट्य कहते हैं। तो कुछ ही गीति नाट्य हिंदी में प्रसिद्ध हैं। उनमें दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषपाई एक गीति नाट्य है। इस पर प्रश्न बनता है। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। छोटे छोटे सवाल उनका एक उपन्यास है। आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उनका उपन्यास है। तो कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में वो प्रसिद्ध हैं, पर सर्वाधिक प्रसिद्धि दुष्यंत कुमार को उनके गजल संग्रह साय में धूप से मिली है। देखना शुरू करिए उनके परिचय को। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद से आरंभ हुआ। वहां की साहित्यिक संस्था परिमल, परिमल एक बहुत प्रसिद्ध संस्था हिंदी कविता के उपन्यास के इतिहास में रही है, जिन्होंने जहां बार बार कवियों की, विचारकों की गोष्ठियां आयोजित होती थी। परिमल परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। और नए पत्ते, ये एक पत्र है, नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी, बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। गजल की विधा को, इस पंक्ति को मार्क करिएगा, गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। गजल को अगर हिंदी साहित्य में किसी ने प्रतिष्ठित किया है तो वो दुष्यंत कुमार है। इस पर एक प्रश्न पीएससी बना सकती है। उनके कई शेर साहित्यिक और राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। उनके शेर इतने प्रसिद्ध हैं, लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। उनमें से एक शेर ये भी है जो हमने भूमिका में देखा है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए। एक कंठ विषपाई शीर्षक गीति नाट्य, उन्होंने गीति नाट्य लिखा है। एक कंठ विषपाई हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। तो एक कंठ विषपाई पर ऐसे प्रश्न बनेगा, किस विधा की रचना है, गीति नाट्य है, और लेखक कौन है, दुष्यंत कुमार। देखिए,
यहां दुष्यंत की जो गजल दी गई है वह उनके गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। गजल में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है। गजल चूंकि पाठ्यक्रम में चल रही है तो गजल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ऐसा करके एक प्रश्न बनता है। तो गजल में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहां भी कोई शीर्षक नहीं दिया गया। गजल का कोई शीर्षक नहीं होता। गजल और हिंदी कविता में जो अंतर है, आमतौर पर हम हिंदी कविताएं पढ़ते हैं जिनका कोई केंद्रीय भाव होता है, गजल में केंद्रीय भाव भी नहीं होता है। तो देखना शुरू करिए गजल और कविता में क्या अंतर है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल का अर्थ है पूर्ण, जिसके सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे से उनका कोई कनेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, संबंध नहीं भी हो सकता। हर शेर अपने आप में पूरा होता है। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। दरकार का अर्थ होता है जरूरत यानी आवश्यकता। आप किस क्रम से पढ़ें यह भी कोई आवश्यक नहीं है। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। पहली, एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, तुक सदैव बना रहता है, और अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। मिजाज का अर्थ है स्वभाव। अगर कविता प्रेम के विषय में लिखी जा रही है तो प्राय सभी शेर प्रेम से ही संबंधित होते हैं। हालांकि गजल का कोई केंद्रीय भाव नहीं होता। जैसे दुष्यंत की हम जो गजल पढ़ेंगे आज, वो इस बारे में है कि लोग कितने परेशान हैं, क्या वातावरण है देश का। तो ये जो मिजाज है वो गजल के हर शेर पर चलता जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे यहां पहले शेर की दोनों पंक्तियों में तुक मिलता है, उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आम तौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव होना जरूरी नहीं है। ये मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि शेर में कोई केंद्रीय भाव होना जरूरी नहीं गजल में। लेकिन यहां पूरी गजल एक खास मनस्थिति में लिखी जान पड़ती है। दुष्यंत की गजल आज जो हम पढ़ेंगे वो एक खास मनस्थिति में, जब देश के हालात से लेखक का मोह भंग होने लगता है, उस स्थिति में लिखी है। राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे खारिज करने, अब तक जो चलता आ रहा है उसको खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया। इस प्रकार दुष्यंत कुमार की ये गजल हिंदी गजल का एक सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। तो दुष्यंत की गजल हम पढ़ते हैं। देश और समाज की जो स्थिति है उसके बारे में लिखी गई गजल है। देखना शुरू करिए। गजल का कोई शीर्षक उन्होंने नहीं दिया है। शीर्षक नहीं दिया है क्योंकि गजलों का शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है। देखिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब देखिए, जो पहली पंक्ति है उस पर तुक मिला है, उसके बाद में हर दूसरे शेर पर यह तुक मिल रहा है, लिए 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 लिए। इस तरह गजल में तुक का निर्वाह होता है। तो देखना शुरू करिए। कहां तो तय था चिरागा, चिरागा का अर्थ होता है बहुत सारे चिराग। बहुत सारे चिराग, या आप कहिए बहुत सारा दीपक या बहुत सारी रोशनी। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहां चिराग, चिरागा है बहुवचन और चिराग है एक वचन। चिराग का अर्थ है दीपक। कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, मयस्सर का अर्थ लिखते चलिए आप उपलब्ध। ये शब्दार्थ है, भाव को साथ समझिए। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहां तो ये तय किया गया था कि हर घर में बहुत सारे चिराग होंगे, बहुत सारी रोशनियां होंगी। ये तो है शब्दार्थ, और भाव ये है कि हर घर में बहुत सारी खुशियां होंगी, सभी की जरूरतें पूरी की जाएंगी। ये वादा किसने किया था? राजनीति के अगुआ लोगों ने वादा किया था जब देश आजाद हुआ था। उन्होंने वादा किया था कि सब खुशहाल हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, हम एक व्यवस्था बनाएंगे, सब खुशहाल हो जाएगा
और अब स्थिति क्या है, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, कहां एक दीपक भी उपलब्ध नहीं है पूरे शहर के लिए। इसका मतलब हर घर की खुशियां छोड़िए, पूरे शहर में कोई खुश नहीं है, ऐसा दुष्यंत कह रहे हैं। पूरे शहर में किसी की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, ऐसा दुष्यंत कह रहे हैं। तो देखिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, कि कहां तो आपने कहा था कि सबको खुशियों से भर देंगे, और कहां पूरे शहर में कोई खुश नहीं। बहुत सारे दीपक देने वाले थे, पूरे शहर में एक भी दीपक नहीं, ऐसा दुष्यंत कह रहे हैं। देखिए, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त का अर्थ होता है पेड़, साया का अर्थ है छाया। तो यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहां ऐसी स्थिति है कि पेड़ों की छाया में धूप लग रही है। पेड़ों की छाया में धूप लग रही है, तो पहली बात तो आप अलंकार लिख लीजिए, यह है विरोधाभास। दरख्तों के साए में धूप लगती है, देखिए उनके गजल संग्रह का शीर्षक ही है साए में धूप। विरोधाभास, अंतर विरोध। जो आपने व्यवस्था बनाई थी वो लोगों को छाया देने के लिए थी। जो आपने संसद बनाई थी, जो आपने संस्थाएं बनाई थी, लोगों को आश्रय देने के लिए थी, पर वो आश्रय दे नहीं पा रही हैं, ऐसा दुष्यंत कह रहे हैं। गजल होती है संकेत में। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहां जो संस्थाएं हैं वो लोगों को कोई मदद नहीं पहुंचा पा रही। यहां जो पेड़ हैं उनकी छाया में भी लोगों को धूप लगती है। चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए, चलिए इस व्यवस्था से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और उम्र भर के लिए थोड़ा आगे और चलते हैं। यहां तो पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है, ऐसा दुष्यंत कह रहे हैं। अब देखिए, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। भारत के लोकतंत्र के लोग विरोध करना भूल गए हैं, जरा भी विरोध नहीं करते हैं, ऐसा दुष्यंत कह रहे हैं। देखिए, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। उनके पास अगर कमीज नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है उनके पास, तो पांव से पेट ढक लेंगे, तो अपने पांव को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं। मुनासिब का अर्थ होता है उपयुक्त। मुनासिब का अर्थ लिख लीजिए उपयुक्त। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, ये लोग कितने भले लोग हैं कि कोई विरोध करते ही नहीं। उनके पास कपड़ा नहीं हो तो अपने पाँव से अपना पेट ढक लेंगे। ये लोग कौन लोग, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। ये लोग माने कौन? ये लोग का अर्थ है भारत की जनता, भारत के लोग। संविधान में भी यही शब्द इस्तेमाल है, हम भारत के लोग, ऐसा दुष्यंत कह रहे हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, ये लोग कितने उपयुक्त हैं तुम्हारे इस लोकतांत्रिक सफर के लिए। कमीज नहीं होगी तो घुटनों से, पांव से अपने पेट को ढक लेंगे। और देखिए, हमारे विश्वासों पर एक व्यंग्य है कि खुदा नहीं न सही अगर ईश्वर नहीं है। खुदा का अर्थ है ईश्वर। खुदा नहीं न सही अगर ईश्वर नहीं है तो ना होगा आदमी का ख्वाब सही, वो भले ही मनुष्य का सपना हो। दुष्यंत कह रहे अगर ईश्वर हकीकत नहीं है, बस एक सपना है, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, तो लोग ईश्वर का सपना इसीलिए देखते हैं कि उनको कुछ सुंदर तो दिखना चाहिए। वो जो स्वर्ग की कल्पनाएं करते हैं, दुष्यंत कह रहे हैं ईश्वर और स्वर्ग, दूसरी दुनिया अगर सच नहीं है, केवल कल्पना है, तो आदमी का ख्वाब सही, मनुष्य खाली सपना ही देखे भले, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। और ये पंक्ति देखिए, गजल की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि वे मुतमईन हैं। मुतमईन का अर्थ देखिए, मुतमईन का अर्थ है निश्चिंत। मुतमईन का अर्थ है निश्चिंत। व्यवस्था और सत्ता में बैठे लोग वे मुतमईन हैं। किसके लिए? वे सत्ता में बैठे लोग मुतमईन हैं, निश्चिंत हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि पत्थरों को पिघलाया नहीं जा सकता। और मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। मैं बेकरार हूं का अर्थ है बेचैन हूं।
मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, मैं अपनी आवाज में, अपनी कविता में ऐसा असर डालना चाहता हूं कि पत्थर पिघल जाए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, उनको निश्चिंत है कि पत्थर नहीं पिघलेगा, व्यवस्था बदलेगी नहीं, ऐसी रहेगी। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए और मैं अपनी आवाज में एक असर डालना चाहता हूं। तेरा निजाम है, निजाम है का अर्थ है राज है, तेरा राज्य है, तेरा शासन है। सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देते हुए लिखा है। देखिए, दुष्यंत बहुत साहसी शायर है और मंचीय कविताओं पर दुष्यंत बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। तेरा निजाम है, निजाम है का अर्थ तेरा शासन है। सिलदे जबान शायर की, सिलदे जबान शायर की का अर्थ है कवि की वाणी बंद कर दे। तेरे पास राज है, ताकत है, सत्ता है, कवि को बंद कर दे। ये एहतियात जरूरी है, एहतियात का अर्थ है सावधानी। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, बहर का अर्थ है छंद। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, इस छंद को पूरा करने के लिए ये सावधानी बहुत जरूरी है कि तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की। अगर तुम क्रांति को रोकना चाहते हो तो कवियों के जमाने बंद करो। ऐसा व्यंग्य कर रहे हैं दुष्यंत कि सत्ता में बैठे लोगों, व्यवस्था तुम बदल नहीं रहे हो, क्रांति को रोकना चाहते हो तो हमारी आवाजें बंद करो। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, इस छंद को पूरा करने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। और देखिए आखिरी शेर है गजल का कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। अगर हम जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर प्रतीक है प्रिय वस्तु का, प्रिय या इच्छित वस्तु का प्रतीक है गुलमोहर, मानवीय मूल्यों का भी प्रतीक है गुलमोहर। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अगर हम जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, और मरे तो गैर की गलियों में। गैर का अर्थ है दूसरा, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर हमारे लिए सब कुछ है, ऐसा दुष्यंत कह रहे हैं। अगर हम जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जिए, और अगर मरे तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। ये दुष्यंत कुमार के काव्य संग्रह है, उनके गजल संग्रह साए में धूप से एक गजल है। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।